मास्टर्स परसू कर रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि किस तरह आप लोग एक अच्छी एसओपी लिख सकते हैं। मैंने अपनी एसओपी खुद लिखी थी और ये एसओपी ही है जो मेरी वीज़ा की एक्सेप्टेंस की वजह बनी है, क्योंकि कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप भी तैयार करते हैं, अदर कैंडिडेट्स भी करते हैं। जो ऑप्शनल चीज़ें होती हैं वही आप में और बाकी लोगों में डिफरेंशिएट करती है। तो एसओपी जो है वो इटसेल्फ एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है और यही वो डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपकी पास्ट हिस्ट्री, आपके फ्यूचर गोल्स, आपके स्पॉन्सरशिप, आपकी जॉब, आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, एवरीथिंग को डिस्कस करता है और यही आपकी वीज़ा की एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की वजह बनता है। मेरे पास ये पीपीटी है, आपको मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे। आपने क्या करना है, आपने इन चीज़ों को फॉलो करके एक अच्छी एसओपी लिख लेनी है। मैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट और ये पीपीटी दोनों को ड्रॉपबॉक्स में अपलोड करके इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप लोग डाउनलोड कर लें और अपने एज पे जब आप लोगों को टाइम मिले तो आप अपनी एक अच्छी एसओपी तैयार कर सकें। एसओपी जो है वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो काइंडली आप इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिएगा और यही जो है इस पर टाइम आप इन्वेस्ट करें तो यही आपकी रीज़न बन सकती है एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की। तो मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप अपनी एसओपी जो है उसको, इन पॉइंट्स को आप फॉलो करें और एक अच्छी एसओपी प्रिपेयर करें, क्योंकि जो एसओपी है वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है। आपने जो ओवरऑल अपनी टोन रखनी होती है वो आपने फॉर्मल रखनी होती है। इसके अलावा आपने जब पैराग्राफिंग आप करते हैं तो आपने ऐसा करना है कि आपका एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से लिंक कर रहा हो, ताकि आपका ओवरऑल फ्लो कायम रहे। कभी कभी ऐसा होता है हमारा एक पैराग्राफ दूसरे से बिल्कुल लिंक नहीं कर रहा होता और दोनों पैराग्राफ में बिल्कुल ही अपोजिट बात हो रही होती है और वो मैच नहीं करते और ओवरऑल सारा फ्लो ख़राब हो जाता है। इसके अलावा आपने जब आप एसओपी लिखते हैं तो आपने वीज़ा ऑफिसर को ये नहीं शो करना होता कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ आने की। आपने सिंपल अपना स्टांस देना होता है और आपने बताना होता है कि मैं क्यों वहाँ पे आना चाह रहा हूँ, क्या वजह है, क्या रीज़न्स हैं, मैं क्यों आना चाह रहा हूँ। आपने शॉर्टकट्स यूज़ नहीं करने, एक्रोनियम्स यूज़ नहीं करने। जिस तरह चीज़ों के शॉर्टकट्स होते हैं, अब डू नोट को हम डोंट लिखते हैं तो आपने ऐसी चीज़ें नहीं करनी, और आई एम को हम आई और एम साथ लिख देते हैं, तो इस तरह आई एम, मतलब इस तरह आपने कंबाइन नहीं करना चीज़ों को। हर चीज़ को आप सेपरेट सेपरेट लिखें फॉर्मल वे में। इसके बाद आपने अपना सेल्फ डिग्रेड नहीं करना। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को मतलब थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं और अपने आप को डिग्रेड करने लग जाते हैं, तो ऐसा आपने अपनी एसओपी में नहीं करना। इसके बाद आपने अपनी कंट्री के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना। आप अगर अपनी कंट्री के बारे में नेगेटिव बोलेंगे, क्योंकि आपने उनको ये शो करना होता है कि आप पढ़ने के बाद अपनी कंट्री में वापस आएंगे। जब आप वापस आ रहे, आपने वापस आना है, एक जगह आपने आपने कह दिया कि आपकी कंट्री अच्छी नहीं है और दूसरी जगह आप कह रहे हैं कि आप इसी कंट्री में वापस आएंगे, तो ये दोनों बातें एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। तो आपने ये मेक श्योर करना होता है कि आप ऐसी कोई बात ना करें जो आपकी कंट्री के अगेंस्ट हों। तो ये सारी बातें आपने फॉलो करनी है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपने एसओपी में उनके आंसर करना होता है कुछ क्वेश्चंस का। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन होगा वो है, आपने क्या करना होता है, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड देना होता है। एजुकेशनल बैकग्राउंड में आप क्या करते हैं, आप अपनी अचीवमेंट्स, अपनी अकॉम्प्लिश्ड प्रोजेक्ट्स का बताते हैं। आप अपनी एफएससी, मैट्रिक, अपना कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी, इनकी डिग्रीज़ बताते हैं, इनके मार्क्स बताते हैं और किन ईयर्स में आपने ये किया है उन सब का बताते हैं। इसके बाद आप ये बताते हैं कि वो कोर्स जिसमें आपका आ, हुआ है, एडमिशन हुआ है, या जिसका आपको एडमिशन लेटर आया है, वो कोर्स आपने क्यों चूज़ किया, क्या ऐसी वजह बनी कि वो आपने कोर्स चूज़ किया। और अगर वो कोर्स आपकी प्रीवियस एजुकेशन से मैच कर रहा है, अब जिस तरह मेरी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है और मेरा प्रीवियस है सिविल इंजीनियरिंग, तो अब मेरी सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं, तो जो कोर्स रेलिवेंसी है वो बहुत ज़रूरी होती है। जस्ट इन केस कि अगर आप कोई ऐसा कोर्स ले रहे हैं जो कि बिल्कुल ही डेविएट कर रहा है आपकी प्रीवियस एजुकेशन से, तो आपने फिर क्या करना है, आपने उसकी कोई सर्टिफिकेशंस, उसका कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, कुछ ऐसी चीज़ जो उसको सपोर्ट करे, वो आपने डिफ़ाइन करनी होती है। अदरवाइज़ मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि ऑलवेज़ गो फॉर रेलिवेंट प्रोजेक्ट्स और रेलिवेंट कोर्सेज़, क्योंकि कोर्स रेलिवेंसी जो है वो मैटर करती है वीज़ा एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन में। इसके बाद है कि आपने जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी चूज़ की है वो क्यों की है, क्या रीज़न है कि आपने वही कॉलेज या यूनिवर्सिटी किया है। मेरे केस में मेरा कोनिस्टोगा कॉलेज है। अब मैंने अपनी एसओपी में ये लिखा था कि मैंने अपना कोनिस्टोगा कॉलेज इसलिए चूज़ किया कि ये कोप ऑफ़र करता है, तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। कोप जो कॉलेज ऑफ़र कर रहा है, मैंने वो इसलिए चूज़ किया कि वो कोप ऑफ़र कर रहा था। अब ये मेरी रीज़न बन गई और ये मेरा मेरा बड़ा अच्छा जो है वो एक स्टांस बन गया, जो कि बाकी कॉलेजों और बाकी यूनिवर्सिटीज़ से डिफरेंशिएट कर रहा है मुझे। इसके बाद वो ये आपने क्वेश्चन का आंसर करना होता है कि आप यही कोर्स अपनी कंट्री में परसू क्यों नहीं कर रहे। अब मैंने ये रीज़न दी कि मेरी कंट्री में जो ये कोर्स ऑफ़र हो रहे हैं वो कोप नहीं दे रहे, वो सिर्फ़ क्या कर रहे हैं कि सिर्फ़ मतलब आपको
थियोरेटिकल नॉलेज दे रहे हैं और कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे रहे। अब जो कोप है वो एक इंटर्नशिप होती है और पेड होती है, वो भी फुल टाइम। तो इसमें क्या है कि आपकी अर्निंग भी हो जाती है और साथ साथ आपको फील्ड का नॉलेज भी मिल जाता है। तो आप लोग अपनी थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेट कर सकते हैं। इसी तरह फिर आपने बताना होता है कि वाई कनाडा एंड नॉट एनी अदर कंट्री। तो इतनी कंट्रीज़ हैं, जर्मनी है, जापान है, चाइना है और इतनी कंट्रीज़ हैं। तो आपने अपनी एसओपी में ये भी डिफ़ाइन करना होता है कि आपने कनाडा ही क्यों चूज़ किया। ज़रूरी नहीं है कि आप कनाडा ही लें, आपकी कोई भी कंट्री हो सकती है, लेकिन आपने फिर उसको डिफ़ाइन करना होता है कि आपने यही चूज़ क्यों की। इसके बाद आपने अपने फ्यूचर गोल्स बताने होते हैं कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं और अगर आप बाहर से पढ़ के आते हैं तो क्या इम्पैक्ट होगा उन पे, और अगर आप पाकिस्तान में या आपकी जो भी होम कंट्री है वहाँ पे रह के पढ़ते हैं तो क्या इम्पैक्ट होगा उस पर। इसके बाद आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस बतानी होती हैं कि अगर आप वो प्रोग्राम जो आपका जिसमें आपका एडमिशन हुआ है, अगर आप वो बाहर से करते हैं या जिस कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से करते हैं, तो आपको उस एम्प्लॉयमेंट में, मतलब मेरे केस में पाकिस्तान है तो मैंने ये डिफ़ाइन किया था कि पाकिस्तान में मुझे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट यहाँ से करने के बाद क्या फ़ायदा होगा। तो आपने वो फ़वाइद या वो चीज़ें जो आपको सपोर्ट कर रही हों वो आपने इसमें डिफ़ाइन करनी होती हैं। इसके बाद आपने अपनी फैमिली टाइज़ और स्पॉन्सरशिप का बताना होता है। फैमिली टाइज़ जो है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है। फैमिली टाइज़ का बेसिक मकसद पर्पस या बेसिक मीनिंग ये होता है, फैमिली टाइज़ होती क्या हैं कि टाइज़ का बेसिकली मकसद ये है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या वो चीज़ें जो आपको बाउंड करती हैं क्या वापस आएंगे। तो ये जितनी भी रिजेक्शंस आती हैं उन पे एक सिंपल ये रिजेक्शन लिखी होती है कि वीज़ा ऑफिसर ये लिखता है कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ कि ये लड़का या लड़की जो भी अप्लाई कर रहा है ये वापस आएगा। तो जो फैमिली टाइज़ हैं ये सबसे ज़्यादा आपने स्ट्रॉन्ग करने होते हैं और इनको बड़े अच्छे तरीके से आपने डिफ़ाइन करना होता है। इसके बाद स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। ये वो स्ट्रक्चर है जो मैंने फ़ॉलो किया था। स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, पैराग्राफिंग ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जो ओवरऑल क्वेश्चंस डिस्कस करने होते हैं वो यही रहती हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन या एजुकेशनल रिकॉर्ड आपने बताना होता है जिस कंट्री में आप रह रहे हैं या जो आपकी होम कंट्री है उसका। इसमें आपका नाम आ जाता है, पासपोर्ट नंबर आ जाता है, आपका ओवरऑल आइट्स बैंड आ जाता है, आपका एडमिशन किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हुआ है आपने उसका बताना होता है। फिर वो डीएलआई रजिस्टर्ड है या नहीं है, अगर वो डीएलआई रजिस्टर्ड है तो उसका डीएलआई नंबर क्या है वो आपने डिफ़ाइन करना होता है। और अगर आप एसडीएस में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने बताना होता है कि आपने फुल ईयर फ़ी आपने पे कर दी है। ये एक प्लस पॉइंट है, आप जब एसडीएस में अप्लाई करते हैं आप फुल ईयर फ़ी देते हैं तो आपको ये डिफ़ाइन करना होता है कि मैंने फुल ईयर फ़ी जो है वो पे कर दी है। इसके बाद आपने अपना ओवरऑल जो एजुकेशनल गोल आपका होता है, स्टडी प्लान बेसिकली, वो आपने यहाँ पे अपना बताना होता है कि आपका फ्यूचर जो स्टडी प्लान है वो क्या है। इसके बाद आप जो फ्यूचर प्लान आपका है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है आपकी नज़र में। अगर आप कनाडा में आगे फर्दर, मतलब यही एजुकेशन के कनाडा में क्या फ़वाइद हैं और इसी एजुकेशन के आपकी होम कंट्री में क्या फ़वाइद हैं, मतलब आप उनको ये बताओगे कि मैं अगर कनाडा से ये कोर्स करता हूँ तो बैक इन माई कंट्री जब मैं वापस जाऊँगा तो मुझे ये फ़ायदे होंगे। इसके बाद वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको मतलब जो आपने पहले पढ़े हुए हैं और आपको वो इस कोर्स में मदद करेंगे। मतलब ये बेसिकली आप रिलेट कर रहे हो कोर्स रेलिवेंसी को। अब मैंने इतने सब्जेक्ट पढ़े हैं, जिस तरह मैंने कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अपनी बैचलर्स डिग्री में भी पढ़ा था और अब मैं मास्टर्स जो है वो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में ही कर रहा हूँ, तो ये मैंने रिलेट कर दिया था दोनों को आपस में। तो आपने भी इस तरह के सब्जेक्ट्स देखने हैं जो आपकी आगे वाली फील्ड को सपोर्ट कर रहे हों। इसके बाद आपने लिखना होता है बेनिफिट्स के, ऐसे कौन से बेनिफिट्स होंगे आपको उस इंस्टीट्यूट से डिग्री करने के बाद जब आप कनाडा से पाकिस्तान या अपनी होम कंट्री में वापस जाएंगे। और इसके बाद आपने ये बताना होता है कि वो कौन सी रीज़न्स हैं कि आप जो है वो कनाडा या जिस भी कंट्री को आप सिलेक्ट कर रहे हैं आप वहाँ पे एजुकेशन लेना चाह रहे हैं और अपनी कंट्री में नहीं लेना चाह रहे। तो आपने सबसे पहले बताना होता है कि आपने कनाडा क्यों चूज़ किया, अपनी कंट्री चूज़ क्यों नहीं की। फिर आपने बताना होता है कि आपने ये वाला इंस्टीट्यूट क्यों चूज़ किया जिसमें भी आपका हुआ, कॉलेज या यूनिवर्सिटी। इसके बाद आपने बताना होता है कि अगर आप इस कॉलेज से पढ़ लेते हैं या उस कंट्री से, पहले आपने बताना होता है इस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ूंगा तो मुझे ये फ़ायदा होगा कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिहाज से। फिर आपने बताना होता है कि मैं अगर यही एजुकेशन कनाडा से या कंट्री के लिहाज से फिर आपने बताना होता है हासिल करूँगा तो मुझे अपने बैक इन माई कंट्री क्या फ़ायदा होगा। इसके बाद आपने ये बताना होता है कि कौन कौन से वो चैलेंजेस हैं जो प्रीवियसली आप फेस कर चुके हो और वो कौन से चैलेंजेस हैं जो यहाँ पे जब आप एजुकेशन हासिल करोगे तो आपको होंगे।
इसके बाद आपने कुछ फैकल्टी को डिस्क्राइब करना होता है। जिस तरह मेरे केस में मैंने अपनी फैकल्टी का बताया था, आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके फैकल्टी देख सकते हैं, उसको आप थोरली डिस्क्राइब करें कि आप लोगों के पास जो टीचर हैं उनको ये फ़ायदा है, वो यहाँ के हैं, वो इतने कोऑपरेटिव हैं, वो इतने वेल एजुकेटेड हैं। थोड़े प्लस पॉइंट आप बताएंगे उस इंस्टीट्यूट के। बेसिकली आप उनको ये बता रहे हैं कि आपने इंस्टीट्यूट सेलेक्ट क्यों किया। इसके बाद आपने बताना होता है कि एम्प्लॉयमेंट इन्हेंसमेंट इन कंट्री ऑफ रेजिडेंस एंड करियर प्रोस्पेक्ट्स, कि जब आप यहाँ से पढ़ लेंगे तो आपके बैक इन कंट्री जब आप वापस जाएंगे तो आपको जॉब में आसानी होगी। अगर आपने जॉब करना है या अगर आपने बिज़नेस करना है तो आपको फ़ायदा होगा। अल्टीमेट गोल आपका क्या है वो आपने बताना होता है। फिर आपने बताना होता है कि ओवरऑल जॉब पे क्या फ़र्क पड़ेगा, जो जॉब का ट्रेंड है आपकी कंट्री में उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा आपकी इस एजुकेशन का जो आप बाहर से हासिल करना चाह रहे हैं। फिर आपने ये बताना होता है कि रिक्वायरमेंट्स जो हैं आपकी जॉब की आपकी कंट्री में वो क्या हैं। जिस तरह बैक इन पाकिस्तान देखा जाए तो क्या रिक्वायरमेंट है, आपके पास एक्सपीरियंस हो और आपके पास एक अच्छी डिग्री हो। तो जब आप बाहर से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तो जिस तरह मेरे केस में मैंने अब क्या किया, कोप लिया है, तो कोप में मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। एक उनकी रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस की थी वो फिलफिल होगी। उनको एक होता है कि डिग्री हो अच्छे इंस्टीट्यूट से, जब आप बाहर से अपनी डिग्री करते हैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से तो वो रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो गई। तो ये दोनों को आप अपने रिलेट कर सकते हैं अपनी एसओपी में। इसके बाद आपने अपना थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज को आपने डिस्क्राइब करना होता है कि जो आपने प्रीवियस एजुकेशन ली है वो थियोरेटिकल है, लेकिन अब जब यहाँ पे लेंगे तो आप साथ प्रैक्टिकल भी करेंगे और साथ आपने बताना है कि आप लोगों की लैब्स जो हैं वो वेल इक्विप्ड हैं और आप लोग जो हैं वो, मेरे केस में जिस तरह कोप है तो मैं बताऊंगा कि मैंने इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हासिल किया। तो ये सब कुछ मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ उनकी फेवर में। इसके बाद जो है वो पर्पस बताना होता है कि बेसिकली पर्पस है क्या मेरा, पर्पस ऑफ विज़िट जिस भी कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका। तो यहाँ पे आप ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जिस तरह मैंने कनाडा चूज़ किया, फिर मैंने सबसे पहले बताया कि मैंने कनाडा क्यों चूज़ किया, फिर मैंने बताया कि कनाडा के अंदर जो मैंने कॉलेज चूज़ किया वो मैंने क्यों किया। तो बेसिकली आपने दो चीज़ें डिफ़ाइन करनी होती हैं, कौन सा कॉलेज आपने लिया और क्यों लिया, ये यूनिवर्सिटी अगर आपके केस में है तो, और आपने कनाडा ही क्यों सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे ओवरऑल कॉलेज या यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आपके कॉलेज की रैंकिंग या आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग इतनी अच्छी है मैं इसलिए ये चूज़ कर रहा हूँ या इस तरह। इसके बाद आप अपने पहले आप ओवरऑल के बताएंगे कि आप लोगों के कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी ओवरऑल इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी रैंकिंग ये है। फिर आप अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो आपने चूज़ की होगी फिर आप उसका बताएंगे। फिर आप कल्चरल डाइवर्सिटी का बताएं कि मल्टी नेशनल आप लोगों की डाइवर्सिटी है और आप लोगों के पास जो है वो यहाँ पे डिफरेंट नेशनल्स के लोग आते हैं और डिफरेंट उनकी लैंग्वेजेस होती हैं। जो कल्चरल बैरियर है वो बंदा ख़त्म करता है, एक दूसरे से बातचीत करता है, उसको दूसरों के कल्चर का पता लगता है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप पर्पस में डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद फैमिली टाइज होती हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और स्पॉन्सरशिप होती है कि आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है। मेरे केस में मेरे फादर कर रहे थे, मैंने उनका डिस्क्राइब किया। आपने अपनी रेजिडेंस बतानी होती है कि आपका परमानेंट रेजिडेंस, आपने जिस तरह मैंने बताया मेरी परमानेंट रेजिडेंस जो है वो पाकिस्तान है। इसके अलावा मैंने फिर ये बताया कि मेरा कोई भी ब्लड रिलेशन जो इमीडिएट ब्लड रिलेशन है कोई भी कनाडा में नहीं होता। फिर मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई जो मुझे बाउंड करती हैं वापस जाने के लिए। फिर मैंने स्पॉन्सर का बताया, मतलब अपने फादर का। फिर मैंने उनका फाइनेंशियल स्टेटस बताया कि वो मुझे अफोर्ड कर सकते हैं, वो मेरा ख़र्चा उठा सकते हैं और मैं इस काबिल हूँ कि मैं अपनी एजुकेशन यहाँ से ले सकता हूँ। फिर बेसिकली टाइज़ जो हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आप अपनी टाइज़ को जो है उस पर ज़्यादा काम करें, उसको स्ट्रॉन्गली लिखें। फिर आपने ये बताना होता है कि वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनाती हैं यहाँ अप्लाई करने के लिए। ये वो चीज़ें हैं जो आप फॉलो करके आप लोग अच्छी एसओपी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद मैं लास्ट में मैंने एक फॉर्मेट भी लगा दिया है जिसमें ये ओवरऑल सारी एसओपी और जो जो चीज़ें मैंने अभी डिस्क्राइब की हैं वो लिखी हुई हैं। एक स्क्रीनशॉट है, मैंने ये पावर पॉइंट में ही लगा दिया, तो इसको देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि कब कौन सा पैराग्राफ मैंने लिखा था। आप लोग पैराग्राफ को इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल क्वेश्चंस यही रहते हैं, इन्हीं को आपने आंसर करना होता है। मेरे केस में जब मैंने अप्लाई करना था तो एसओपी जो है वो इतनी कॉमन नहीं थी या इतनी गाइडेंस नहीं थी। ये वो एसओपी है जो सेल्फ पे अप्लाई करने के लिए ज़रूरी होती है। स्कॉलरशिप अप्लाई करने की जो एसओपी होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि आप इस फॉर्मेट को फॉलो करें, और जब आप ये सारा कुछ लिख लें तो आप ऊपर से हेडिंग्स को रिमूव कर दीजिएगा, क्योंकि हेडिंग जो है वो रिकमेंडेड नहीं है। मैंने भी हेडिंग्स नहीं लिखी थी। बाकी अल्टीमेटली मर्ज़ी तो आप लोगों की अपनी है। जो मैंने किया मैं उस लिहाज से आपको बता रहा हूँ। मैंने सब कुछ लिखने के बाद हेडिंग जो है वो बेसिकली आपको बता रही है कि इस पैराग्राफ में आपने लिखना क्या है। जब वो आप लिख लें तो आप हेडिंग रिमूव कर दें।
इस तरह आपकी एसओपी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह जो है वो ओवरऑल एसओपी आप लोग अच्छी एक लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और टॉपिक कवर करूं तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं वो भी कवर कर लूँगा। और इस एसओपी का स्क्रीनशॉट और लिंक और वर्ड फॉर्म मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।